रुपए का एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या बोलें कि रुपया जो है महंगा होता जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हो रहा है, क्या फैक्टर्स इसे डिटरमिन करते हैं और उनका क्या असर पड़ता है और करंट सिनेरियो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत ही प्यारा आर्टिकल आया है आज के इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, दैट इज इकोनॉमी मेड सिंपल फॉर यू। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगेगा, देख लेते हैं। अभी क्या हुआ कि इंडिया का जो रुपी एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट द डॉलर वो 85 मार्क के आगे चला गया है, यानी कि $1 जो है वो बराबर, आपको अगर $1 खरीदना है तो उसके लिए आपको 85 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर ट्रेंड देखें लॉन्ग टर्म तो पिछले 10 साल में ये 61 से बढ़ते बढ़ते 85 पे पहुंच गया है, यानी रुपीज जो है वो कंटिन्यूअसली वीकन होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। सबसे पहले जान लें कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो अगर आपको मान लो इंडिया से कोई गुड या सर्विस खरीदना है, कि इंडिया की ही बनी हुई चीज, आप नॉर्मल किसी लोकल होटल वगैरह चले जाओ, कोई सर्विस लो, तो आप जो वहां पे पैसा खर्च करते हो वो इंडियन रुपी होता है। लेकिन अगर आपको बाहर से फॉरेन की कोई चीज यदि मंगानी है, मान लीजिए कोई फॉरेन कार मंगाना है, आईफोन वगैरह मंगा रहे हैं, ऑयल आ रहा है बाहर से, या फिर कोई सर्विस, कोई वेकेशन, कोई टूरिज्म आप वहां पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों में आप क्या करते हो, आप दूसरे कंट्री की करेंसी का यूज करते हो, जैसे कि US डॉलर या स्विस यूरो या जो भी बाहर आप जहां से प्रोडक्ट ला रहे हो वहां की करेंसी का यूज करोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट तो उसका यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करोगे कि पहले आप रुपीज को एक्सचेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अमेरिकन कोई गुड लेना है तो आप उसको एक्सचेंज करोगे डॉलर में, और जितने आपके पास रुपए उसके अकॉर्डिंग आप डॉलर खरीदोगे और फिर उस डॉलर से आप फाइनल आइटम को खरीदोगे। तो जिस रेट पे एक करेंसी को स्वैप किया जाता है दूसरी करेंसी के साथ उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है, या फिर हम इसे यह भी कह लें कि आपको $1 खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसा जो मार्केट होता है जहां पे इस तरीके का स्वैपिंग की जाती है करेंसी की, एक करेंसी से दूसरी करेंसी खरीदी जाती है, इसको करेंसी मार्केट कहा जाता है। और यहाँ पे हर करेंसी जो होती है वो एक कमोडिटी का काम करती है, यानी कि नॉर्मल जैसे आप गुड्स वगैरह लेते हो उसी तरीके से करेंसीज वहां पे कमोडिटी होती हैं। और किसी भी हर करेंसी का जो होता है दूसरी करेंसी के साथ में एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है। ये वैल्यूज जो होती है ये चेंज होती रहती हैं, पर ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो कांस्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा अचानक से इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब बात आती है एक्सचेंज रेट को डिसाइड क्या करता है, तो डिसाइड करता है, याद रखिएगा, डिमांड फैक्टर। ठीक है, डिमांड तो एक करेंसी की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में क्या होगी, इस पे डिपेंड करेगा कि किसकी डिमांड ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए इंडियंस बाहर के गुड्स ज्यादा मंगा रहे हैं तो उनको US डॉलर की ज्यादा आवश्यकता जाएगी, तो उसके इसमें US डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो यानी कि डॉलर जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और हो सकता है कि अमेरिकन यहाँ के गुड्स ना खरीदें, अगर यहाँ के गुड्स ना खरीदेंगे तो उनको रुपीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से रुपी जो है वो वीकन होता जाएगा एज कंपेयर टू द डॉलर। अब ये डिमांड कैसे डिटरमिन होती है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जिनसे डिमांड डिटरमिन होती है। सबसे पहला होता है ट्रेड इन गुड्स, तो जो गुड्स में ट्रेड हुआ है। दूसरा होता है ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज एक कंट्री की दूसरी कंट्री में यूज की जा रही है। और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट, यानी एक कंट्री का दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि डिमांड क्या है किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की। ठीक है, तो ट्रेड इन गुड्स में जैसे मान लो कि आप अगर इंडिया ने इंपोर्ट ज्यादा किया गुड्स फ्रॉम US एज कंपेयर टू द कि US ने क्या इंपोर्ट किया है इंडिया से, तो उसके इसमें क्या होगा, फिर से US का डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होगा और उसका जो एक्सचेंज रेट है वो रुपी के कंपैरिजन में बढ़ेगा, या फिर रुपी जो है वो वीकन होगा, या क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए। तो अगर यहाँ की चीजें बिकी नहीं, यार इसका मतलब है बाहर वालों ने अपने डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया, रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया तो रुपी वीकन हो गया। ठीक है, तो वो डेप्रिशिएट करेगा। दूसरा मैंने कहा कि ट्रेड इन सर्विसेज, अगेन अगर हम US की सर्विसेज को ज्यादा ले रहे हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर से रुपी कमजोर हो जाएगा। और तीसरा इन्वेस्टमेंट, तो अगर अमेरिकन जो है वो इंडिया में यदि ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे मान लेते हैं, तो फिर उस केस में रुपी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा एज कंपेयर टू डॉलर। क्यों, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ के मार्केट में यहाँ की चीजें जो है वो लेना चाह रहे हैं, और इस वजह से उनको रुपीज में ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रुपी जो है वो अप्रिशिएट करेगा अगेंस्ट द डॉलर।
तो ये कौन से फैक्टर्स अब होते हैं ऐसे जो इन डिमांड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो दिए हैं जो कि करंट टाइम में हो रहा है। तो अगर मान लो सबसे पहली बात, अगर इंपोर्ट वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि अगर मान लो यूएस कहता है कि उसको इंडियन इंपोर्ट्स को ज्यादा अलाउ नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, इंडियन रुपीस की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी अगर वो इंपोर्ट पे रोक लगा दें, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। और क्या होगा, क्योंकि अगर अमेरिकन को पता होगा कि भाई इंपोर्ट हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर इंडियन रुपीज में क्यों उसको बदलो, और अगर बदलोगे नहीं तो उससे क्या होगा, रुपीज जो होगा वो वीकन हो जाएगा, है ना। तो अभी इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हो सकता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने कहा है कि ये इंडियन गुड्स पे काफी ज्यादा हाई टैरिफ्स लगाएंगे। अगर हाई टैरिफ लगाएंगे तो वो काफी महंगा हो जाएगा, इसलिए यूएस के लोग जाहिर सी बात है उसे लेना नहीं चाहेंगे। तो इंपोर्ट पे अगर टैरिफ वगैरह लगा दिया तो उस केस में रुपी जो होगा वो और ज्यादा वीकन होगा। दूसरा अब एक सिनेरियो दिया है कि मान लेते हैं कि इंडिया और यूएस में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, अब प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन है, तो अगर कहीं पे इन्फ्लेशन होगा तो जो इफेक्टिव रेट होगा बाइंग का वो बढ़ जाएगा। यानी जो चीज आप 100 रुपए में बाय कर रहे हो, अगर 5% का इन्फ्लेशन चल रहा है तो वही चीज आपको 105 रुपए की पड़ेगी। अब मान लो कि कुछ सालों बाद यूएस ने अपना इन्फ्लेशन 0 कर लिया, तो यानी कि वहां पे 0% हो गया। तो ये एक आइडियल केस लिया हुआ है कि मान लेते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि अभी का केस है, और इन्फ्लेशन यदि बढ़ गया है 6%, तो अब क्या होगा कि अगर अमेरिकन यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहें, उनको पता है कि भाई यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में तो हमको 10% का कायदे से उसमें रिटर्न मिलता है, एनुअल रिटर्न मिलता है। लेकिन वो ये जानते हैं कि 10% के एनुअल रिटर्न में जब 6% का इन्फ्लेशन कट जाएगा तो इफेक्टिव हमको केवल 4% का रिटर्न मिलेगा, है ना। और वहीं पे यूएस के स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि आपको केवल 5% का रिटर्न मिल रहा हो। अब इसमें से अगर आप इन्फ्लेशन 0% काट दोगे तो नेट इफेक्टिव आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है दैट वुड बी ऑफ 5%। इसका मतलब आप खुद बताइए कि आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप यूएस के स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो फिर इसलिए अभी भी यही हो रहा है कि इन्वेस्टर्स इंडिया में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और उल्टा यहां से पैसे निकाल के दे आर पुलिंग आउट द मनी और उसको फिर से यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर से रुपीस की डिमांड घट गई है एज कंपेयर टू द डॉलर, और ये अभी करंट सिनेरियो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे डिमांड से ये चीज रेगुलेट होती है और डिमांड को असर करने वाले फैक्टर्स क्या हैं और करंटली उन फैक्टर्स का क्या असर पड़ रहा है। तो आपको कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।